लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट इंट्रोडक्शंस दिया था बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्चुअली में कहा था कि ये सूडो फोर्स एक्चुअली में होता नहीं है। अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करते हैं तो न्यूटन्स लॉ को लिखने के लिए, न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। एक नहीं, इनफैक्ट एक और सूडो फोर्स के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने बहुत छोटा सा आइडिया बताया। जो बच्चे ओलंपियाड ये सब की तैयारी करेंगे तो फिर उनको हम वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ओलंपियाड में आता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इफ यू आर इन द रोटेटिंग फ्रेम, और तुम सोचो कि एक्सिस पे बैठे हो रोटेटिंग फ्रेम में, और यहां से कोई आर डिस्टेंस पे ब्लॉक है, सो जिस पॉइंट पे रखा एक्चुअली उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर, तो सूडो फोर्स लगाते हैं मास ऑफ द ब्लॉक into omega square r. What is the omega? Omega is angular velocity. velocity किसका? ब्लॉक का या फ्रेम का? फ्रेम का। रोटेटिंग फ्रेम। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो डेरिवेशंस में, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इफेक्ट डालता है, थोड़ा समझ में आता है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर अगर रखा हुआ है एक ब्लॉक एंड द टर्न टेबल इज रोटेटिंग and the block is suppose at rest with respect to rotating frame, so in ground frame हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड फ्रेम में हमने कहा कि इसको स्टडी करेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में देखेगा कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसको टुवर्ड सेंटर एक फोर्स चाहिए, और तुम कहोगे टुवर्ड सेंटर कौन लगाएगा फोर्स? कहोगे फ्रिक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में इक्वेशन, टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r। ये एफबीडी अगर ड्रॉ करोगे तो तुम एफबीडी ऐसे ड्रॉ करोगे, F mg and n, बट इन रोटेटिंग फ्रेम सारे बच्चे देखना, बहुत ही आसान सा चीज है। रोटेटिंग फ्रेम इसी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, जो सारे फोर्सेस थे mg n फ्रिक्शन, ये तो होगा ही, और एक सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc that is equal to m omega square r. In rotating frame, acceleration of the block is 0. So यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिखेंगे? F इधर, कैपिटल FC इधर, so F minus m omega square r that is equal to 0. रिजल्ट सेम है, इक्वेशन सेम है, बट लिखने का तरीका अलग है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि व्हेन वी वर्क इन रोटेटिंग फ्रेम वी हैव टू अप्लाई a centrifugal force that is away from the center. Nayan Patel, is it clear? सब एक सवाल ले लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग ऑन है।
लिखो, there are two blocks M1 and M2 connected by a string of length L. यहाँ पे देखो सवाल लिख रहा हूं, डायग्राम में सब कुछ है। यहाँ पे मैंने म्यू दे रहा हूं और यहाँ पे म्यू 0 बोल रहा हूं। Coefficient of friction between M2 and the table is mu is equal to 0.5 mu is equal to 0.5। L का वैल्यू दे रहा हूं सपोज 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दे रहा हूं लेट्स की 20 सेंटीमीटर और ये दे रहा हूं लेट्स 30 सेंटीमीटर। M1 is equal to 0.2 kg, M2 is equal to let's 0.5 kg। तो ये बच्चों डेटा दे दिया है और ये रोटेट कर रहा ओमेगा से, ठीक है। पहला सवाल में लिख दो, इफ ब्लॉक्स आर नॉट स्लिपिंग, इफ ब्लॉक्स आर नॉट स्लिपिंग then find tension in the string and friction force on the block M2 and mu। If blocks are at rest, if blocks are at rest, then find tension in the string and friction force on the block M2 in terms of omega बताना है। ओके
तो पहली चीज तो ये कि इस पे टेंशन सॉरी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा? टुवर्ड्स टेंशन, टुवर्ड्स टेंशन, टुवर्ड्स सेंटर। बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। देखो मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाके अगर डिस्कस करूंगा ना तो ये थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अगर मैं बात करूं कि इस M2 पे रोटेटिंग फ्रेम में वर्क इन रोटेटिंग फ्रेम, अब इस पे सूडो फोर्स में लगा रहा हूं, देखना इस पे सूडो फोर्स लगेगा M2 ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस डिस्टेंस, लेट्स दिस इज R2। R2 का वैल्यू मैंने 30 सेंटीमीटर दे दिया है, अभी R2 लिख देता हूं। ये है सपोज R1, इस पे फोर्स लग रहा है M1 ओमेगा स्क्वायर R1, और जो वैल्यू दिया हुआ है उससे तुम समझ सकते हो कि ये वाला क्वांटिटी बड़ा है। M2 0.5 है, R2 इज ऑल्सो 30। सो ओवरऑल इसको अगर डिस्कस करें कि किस डायरेक्शन में स्लिप करने का टेंडेंसी है ना रोटेटिंग फ्रेम में, ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम है, इसको सिस्टम लेते हैं। तो क्या सारे बच्चे ये कन्विंस्ड है कि सर इसको इधर जाने का टेंडेंसी है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। अजिंक्य सूर्यवंशी, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, आर यू कंफर्टेबल इन दिस? यस। केशवी पाटिल, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग गया इधर। मैंने ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया है, ओमेगा के टर्म में आंसर बताना है। इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ये और ये, सो टेंशन क्या है इसके लिए, वी विल ड्रॉ द एफबीडी ऑफ M1 ब्लॉक। इधर लग रहा है सूडो फोर्स M1 ओमेगा स्क्वायर R1 और इधर लग रहा है T। सो हम लोग लिखेंगे T इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1। इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे फॉर M2, what we will write T सर इस तरफ प्लस F इधर, दिस इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2। वी नो द T निकल जाएगा। सार्थक ने कहा सर इसमें म्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सवाल में ही कर दिया है ए पार्ट में, इफ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, तो सर्टेनली म्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल इसी में बी पार्ट, what should be the maximum omega so that blocks will remain at rest? अब यहां पे म्यू की जरूरत पड़ जाएगी। What should be maximum omega so that blocks will remain at rest? B part. सार्थक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्योंकि फ्रिक्शन का तो यही कॉन्सेप्ट है, स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने तो वो बता ही दिया था, सवाल में ही दे दिया था।
सो सेकंड सवाल दिया, बी मैंने यहाँ पे जगह नहीं लिखा, फाइंड मैक्सिमम ओमेगा सो दैट ब्लॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। तो जो अभी हमने निकाला था एफ का वैल्यू यहां से, वो ये आया m2r2 ओमेगा स्क्वायर माइनस m1r1 ओमेगा स्क्वायर। और एफ का मैक्सिमम ओमेगा निकालना है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, दैट इज म्यू इंटू एन। एन कितना हो जाएगा, m2g, है ना। सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, आप चेक कर लो, म्यू m2g अपॉन m2r2 minus m1r1, that is equal to omega square. चलो नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं मैं, कि एक रॉड लिया एंड द रॉड इज स्मूथ and this is horizontal rod and this is rotating, with angular velocity omega naught about vertical axis at t is equal to 0 ring is released और रिंग जस्ट इंसर्टेड है इसमें, तो ये भी रोटेट करा, सोचो कोई होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है या क्लिप लगा दिया है, तो रिंग इज ऑल्सो रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, बट अब रिलीज कर दिया, रिंग को छोड़ दिया। क्या रिंग अभी भी ये इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा या आगे जाएगा? क्या रिंग ऐसा रहेगा, जस्ट इमेजिन करो कि रिंग यहाँ पे था, तूने ऐसे रोटेट कर रहे हो, बाहर चला जाएगा, आगे जाएगा ना, कॉमन सेंस। इसके लिए क्या फिजिक्स पढ़ना है यार, बचपन में तो ऐसे ऐसे बहुत काम करते थे, तो रिंग आगे जाएगा। सो इन दैट केस फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, फ्रिक्शन लेस, देखो स्मूथ कर दिया, फ्रिक्शन लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, सो मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूं तो किसी टाइम पे कहाँ होगा रिंग, रिंग का वेलोसिटी क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, है ना, व्हेन इट विल कम आउट फ्रॉम द रॉड, when it is coming out of the rod, what will be the velocity of the ring with respect to rod, what will be velocity of the ring with respect to ground, ये सारे सवाल करने हैं। आया समझ में? पहला सवाल, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ring with respect to rod। इनिशियल मतलब अभी, m ओमेगा स्क्वायर l by 2। कहोगे सर इस पे इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो मैं सॉल्यूशंस लिखता हूं, क्या करूंगा, वर्क इन रोटेटिंग फ्रेम, कौन सा रोटेटिंग फ्रेम, रॉड का रोटेटिंग फ्रेम, एफबीडी ऑफ द रिंग, एक ही तो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल एफसी, कितना, m ओमेगा नॉट स्क्वायर l by 2, क्योंकि इनिशियल में कह रहा हूं। सो एक्सेलरेशन किसी ने बता दिया
अवे फ्रॉम सेंटर होगा एंड दैट विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर L/2। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा, यहां पहुंच गया किसी डिस्टेंस r पे, इसका एक्सेशन चेंज हो जाएगा। तो दूसरा सवाल है एक्सेलेरेशन when it is at distance r from center। सेंटर मतलब about from axis, axis लिख लेता हूं। तो बच्चों दूसरा सवाल दिया है, एक्सेलेरेशन निकाला, लीनियर वेलोसिटी निकालना, क्या करें बच्चों? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट। क्या करूं? कुछ तो सार्थक बोल रहा है, एक्सेलेरेशन को क्या लिखूं? dv/dt। dv/dt, लेकिन टाइम v dv/ds। हाँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। dv/dr। v इंटू, बहुत ही बढ़िया, v इंटू dv/dr, v इंटू dv/dr दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r। dr को इधर, v dv को रहने देंगे, सो v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट करोगे तो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 टू v, और यहाँ पे करेंगे इनिशियल पोजीशन r L/2 टू r। जनरेट लिमिट L/2 पे 0 था, L पे क्या होगा, किसी r पे क्या होगा, और जब L होगा तो क्या होगा? आ गया समझ में ये? तो इस पॉइंट पे अभी हमने क्या निकाल लिया बच्चों? v एज ए फंक्शन ऑफ r, और कितना हो जाएगा तुम देख सकते हो, दिस विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर माइनस इनिशियल जो भी पोजीशन था L0/2, L/2 का स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा सवाल में क्या पूछ सकता हूं? नेक्स्ट सवाल क्या पूछ सकता हूं? एनीवन, कोई गेस कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेतना ने गेस की, फोर्थ क्वेश्चन। सर आप पूछोगे फाइंड टाइम व्हेन रिंग विल लीव द रॉड, है ना? यहां पे जब लीव किया तो क्या होगा? टाइम कुछ नहीं, v एज ए फंक्शन ऑफ r लिख लिया, v को लिख लेंगे dr/dt और इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर इंटीग्रेट करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग सीखेंगे। तो आइडिया क्लियर? अब हमने रॉड में ये सवाल किया, सवाल ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि देयर इज ए ग्रूव। अब ये ग्रूव ना मुझे अच्छा से बनाने नहीं आता है, कोशिश करूंगा समझाने का। ग्रूव कैसे दिखाऊं? ग्रूव क्या होता है? देखो ये यहाँ पे थोड़ा गड्ढा है, बीच में वॉल है इधर,
तो ऐसा ही ग्रुप बना दिया है, एक टर्न टेबल है और इसमें एक डायमीटर के लॉन्ग ग्रुप बना हुआ है और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ विच इज जस्ट फिटिंग, जस्ट फिट कर रहा है। And the turntable is rotating with angular velocity omega. यार ड्राइंग नहीं सही होता है, ड्राइंग मुझे ठीक है जैसा भी है। सो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि इसमें ना मैं फ्रिक्शन देता हूं। रॉड में किसी ने कहा सर आप ना फ्रिक्शन दे दो रॉड में, तो मैंने रॉड में नहीं दिया फ्रिक्शन। वो कॉम्प्लिकेटेड होता, बट यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ध्यान देना है। ये ब्लॉक ग्रुप में रखा हुआ है, तो ब्लॉक कहाँ कहाँ टच कर रहा है बच्चों? ब्लॉक जो है ना ये लोअर सरफेस बेस से टच कर रहा होगा। यस अथर्व, एक सवाल तो ग्रुप फ्रिक्शनलेस ले लिया तो वही सवाल हो जाएगा एग्जैक्टली। अथर्व ने पूछा इज द ग्रुप फ्रिक्शनलेस, वही चीज मैं समझा रहा हूं। If it is frictionless, then the questions will be same which is discussed earlier. In this case, there is a friction, but friction is between base of the groove and block is mu, but wall of the groove are smooth. Wall of the grooves are smooth, मतलब ये दोनों वॉल। ये देना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि सर क्यों जरूरी है? ये तुम्हें नहीं ज्यादा सोचना है, जो आईआईटी अगर टेस्ट पेपर सेट करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। रीजन इज कि व्हेन द ब्लॉक्स, अब हम लोग कहेंगे कि ये कितने टाइम पे क्रॉस करेगा, किसी टाइम पे कहां होगा, व्हाट आर द इक्वेशंस। So once it is moving with respect to rotating frame, so there should be two pseudo force. One is centrifugal and other is Coriolis. और मैं ये फैक्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स कोरियोलिस फोर्स ऐसा होगा। लिसन दिस लैंग्वेज, अगर ऐसा मूव कर रहा है रेडियली जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है इसके रेस्पेक्ट में, तो सूडो फोर्स कोरियोलिस फोर्स जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हमने इस ब्लॉक को कंस्ट्रेंट कर दिया है कि इसी में मोशंस कर रहा है, तो इधर तो मोशंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्रूव के वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दे देते तो इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, और यहां से भी फ्रिक्शन लगता है। अब कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू क्या होता है ये तो सिलेबस में नहीं है पढ़ना, मैं नहीं बताया हूं, तो वो सवाल मैं नहीं दूंगा। तो इसको हमने फ्रिक्शनलेस कर दिया। अब ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, रॉड वाले केस में भी ब्लॉक मूव कर रहा था, वहां भी कोरियोलिस फोर्स लगेगा, बट वहां पे हमने सेफली निकल गए बिकॉज
हमने लोगों ने इस डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर किया था, कोरियोलिस फोर्स इधर नहीं होता। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? यस सर। डरा तो नहीं दिया? Yes, sir. मैं तो टेंशन हल्का कर रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स नहीं लेना। क्या सार्थक, डर गए? नहीं सर. ठीक है, तो अभी हमने किसके बीच में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू इज बिटवीन बेस ऑफ द ग्रुप एंड द ब्लॉक, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अब जो लगेगा दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, और एन तो यहाँ पे mg होगा। विजुलाइज करो। हाँ सर, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा बेस से जो mg को बैलेंस कर रहा है, और एक और नॉर्मल रिएक्शन होगा वॉल से जिसको हमें जानने की जरूरत अभी नहीं है। So in that case, अब जब हम लिखेंगे इसका मोशन, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर, फ्रिक्शन नहीं सफिशिएंट होगा तो ये क्या होगा, मूव करेगा। एक्सेशन लिख लेंगे, चलेगा ना ये? यस सर। तो हमने लिख लिया m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। मैंने ये लगा दिया बिकॉज जो दिया रहेगा कंडीशंस के स्लिप कर रहा है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू द टेबल। आई होप कि ये कंफर्टेबल हो इसको लिखने में। अब सुनना बच्चों, एक सवाल ले रहे हैं। There's a ring rod, cylindrical rod, and a ring is inserted in the rod, और यहां से L डिस्टेंस पे है, and the rod is rotated। बड़ा अच्छा सवाल है। तुम इसका रोटेशन जो है वो ओमेगा 0 से बढ़ा रहे हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है कांस्टेंट। क्या लग रहा है तुम्हें? अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इसके बीच में, तो जैसे ही मूव करना शुरू किया वैसे ही स्लिप करेगा, या इट विल स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर सर्टेन टाइम? After some time. ध्रुव पाटिल, व्हाट डू यू थिंक? After some time. आफ्टर सम टाइम। बहुत बढ़िया। तो मुझे निकालना है कि व्हेन द रिंग विल स्टार्ट स्लिपिंग, एंड लेट्स, इसका वेट हो जाएगा mg, मास ऑफ द रिंग इज m। सो व्हेन इट विल स्टार्ट स्लिपिंग ये निकालना है। ट्राई करो, 1 मिनट खुद से ट्राई करो, पहले मिस्टेक्स करो, देन वी विल डिस्कस। ट्राई। चलो अब सॉल्व करते हैं। मैं किसी टाइम पे मैं सबसे पहले बोलता हूं कि अभी स्लिप नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट स्लिपिंग रिंग। तो रिंग पे रॉड का नॉर्मल फोर्स क्या है? व्हाट इज नॉर्मल फोर्स ऑन रिंग by the rod? mg Is it only mg, या इस रिंग का एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है या नहीं है? अगर रॉड एक्सलेट कर रहा है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, the ring have also tangential acceleration।
Isn't it? कितना है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 80। तो इस पे नॉर्मल फोर्स ही तो लगेगा, कौन देगा उसको 80? रॉड ही तो देगा m इंटू 80। तो नॉर्मल फोर्स 80 हो जाएगा बच्चों, m इंटू अल्फा इंटू l, डिस्टेंस l है, अल्फा r। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन याद आ रहा होगा। तो आंसर ये होगा कि ये होगा नॉर्मल रिएक्शंस की mg प्लस m अल्फा l होगा कि m g स्क्वायर प्लस अल्फा l का स्क्वायर का रूट होगा। बताओ नॉर्मल रिएक्शन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? नयन पटेल, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर नॉर्मल रिएक्शन? Fourth or third. अमोघ, अच्छा कितने बच्चों ने खुद से ये लिखा था कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन ये होगा? पार्थ पाटिल, No, sir. किसी ने लिखा था? सार्थक ने कहा सर मैंने लिखा था। दिस इज द नॉर्मल फोर्स बाय रॉड ऑन द रिंग। नयन पटेल तो मस्त मजाक करता है, बोलता है सर 1 2 3 4 में कोई होगा क्या नयन? चलो, सो मुझे लग रहा है कि सबको ये क्लियर होगा कि फोर्थ होगा। नयन क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। निशांत ठाकुर, Yes, sir. क्यों ये ऐसा क्यों होगा? Why the fourth will be correct option? Because एक नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस करने वाला ऊपर होगा और टेंजेंशियल वाला हॉरिजॉन्टल होगा, दोनों 90 डिग्री पे है ना? दोनों का देखो दिस इज रिजल्ट द रॉड और इसमें है रिंग। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा एक कंपोनेंट उधर और एक कंपोनेंट इधर 90 डिग्री पे है। एक्चुअली रिंग जो टच करेगा ना, मैं बता रहा हूं, रिंग जो टच करेगा ना तो यहां टच करेगा ना तो इधर टच करेगा, बीच में कहीं टच करेगा। एक्चुअली में जस्ट फिटेड होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे लगेगा। ओके, सो अगर मैं पूछूं कि इस पे इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, तो म्यू इंटू एन मैक्सिमम। और जिस समय स्लिप करने वाला होगा, द मोमेंट इट इज अबाउट टू स्लिप, उस समय इधर फोर्स चाहिए कितना? फ्रिक्शन फोर्स चाहिए m ओमेगा स्क्वायर l, F हो जाएगा म्यू इंटू n m g स्क्वायर प्लस अल्फा l का स्क्वायर का रूट म्यू इंटू n, दैट इज इक्वल टू m l, व्हाट इज ओमेगा? अल्फा t का स्क्वायर। एम आई राइट? किसी टाइम पे ओमेगा m गया, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? म्यू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस अल्फा एल का स्क्वायर अपॉन एल अल्फा, ये आ जाएगा। सही लिख रहा हूं? एल अल्फा स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ क्या होगा तो बताना। ये यहां तक सही है, उसके बाद चेक कर लो।
इसको फिर से एक बार समझा देता हूं। ये रिंग रोटेट कर रहा रॉड में है, इसको इस डायरेक्शन में कितना फोर्स चाहिए किसी टाइम पे, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, किसी टाइम पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l चाहिए कि नहीं? यस सर। अब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है क्या? नहीं, टाइम के साथ बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटेशन है। तो किस मोमेंट पे रिंग स्लिप करेगा तो ओमेगा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगना शुरू हो जाएगा। when it will start slipping, F will be mu into n. अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा? 1 2, शुरुआत में ओमेगा कम है, फ्रिक्शन फोर्स उतना लगेगा, ओमेगा और बढ़ा और बढ़ा बढ़ा, कितना बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स? म्यू इनटू एन। सार्थक, एन का वैल्यू देखो, जरूरत थी मैंने पुट कर दिया। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आज का लास्ट थ्योरी बैंकिंग ऑफ रोड, और फिर हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। बाकी फिर डिस्कशन में जीएनएन सर लेंगे या मैं भी करवाऊंगा। सर वो प्लेनेट वाला सर, कौन सा? वो एस्केप वेलोसिटी और वो स्केप वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ पे आएगा? सर वो प्लैनेटरी मोशन है ना, लास्ट में मॉड्यूल में है। देखता हूं मैं, इसमें नहीं होना चाहिए, वो हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करते हैं। HC11 भी कुछ दिया है थोड़ा सा, बट वो हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। चलो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये होता क्या है? दिस इज अ रोड जो कि टर्न ले रहा है और इसका कुछ रेडियस है टर्न का। और तुम्हें पता है, तुम लोग कभी फेस किए होगे कि जहां पे टर्न होता है तुम अपने बाइक को, कार को क्या करते हो, स्लो कर देते हो, बहुत हाई स्पीड से टर्न नहीं ले पाएंगे। तो सर क्यों नहीं ले पाएंगे हाई स्पीड से टर्न? बिकॉज मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, रेडियस आर है, और जहां बड़ा टर्न रहता है, रेडियस बड़ा होता है, तुम थोड़ा स्पीड से ज्यादा से ले लेते हो, लेकिन जहां पे एकदम शार्प टर्न है तो तुम एकदम गाड़ी को कम कर लेते हो स्पीड, है ना? So there is a car moving in this direction. ऐसे V से मूव कर रहा है ऐसे, अगर इसका वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो इट नीड्स फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स चाहिए? m v स्क्वायर बाई r। एंड अभी जो रोड है वो बैंक नहीं किया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल रोड है। प्लेन नॉर्मल सिटी में देखते होगे तो ऐसे ही रहता है। तो इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाया? तो तुम कहोगे सर mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, मुझे तो इधर चाहिए फोर्स, इधर। तो फ्रिक्शन ही फोर्स है, फ्रिक्शन ही तुम्हें रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और मैंने बताया बच्चों, r छोटा वी नीड मोर फ्रिक्शन फोर्स, v बड़ा वी नीड मोर फ्रिक्शन फोर्स। v बड़ा हो इसलिए हम नहीं लेते हैं, हम स्पीड स्लो कर देते हैं।
जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, जितना शार्प टर्न होगा, हमें स्पीड उतना कम करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अगर निकालना है कि सर हम कितना ज्यादा से ज्यादा स्पीड से हम टर्न ले सकते हैं, है ना, या मैं कहूं, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मैं क्या करता हूं ना, रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करता हूं, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से विजुलाइज होगा। इफ यू गो इन द रोटेटिंग फ्रेम, तो तुम्हें तो दिखेगा कार रेस्ट में, सो यू विल अप्लाई इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा ये समझदारी के लिए अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, mv² बाई r का, v का टर्म। इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इधर है, तो वही इक्वेशन तो वही लिख रहा हूं, F is equal to mv² by r for maximum v, सब लोगों को पता चल रहा होगा, v जब मैक्स होगा, f मैक्स होगा, मैक्स f क्या होगा, म्यू n, n कितना होगा इस केस में, mg, तो v मैक्स म्यू r g का रूट। मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी इसमें, विधि ने तो आंसर भी बता दिया। इससे ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते हो। एंड यू नो दैट कि जो कार का जो व्हील होता है, व्हील जो टायर होता है, टायर में बहुत सारे ग्रूव्स बना रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसकी पकड़ ज्यादा हो, म्यू बढ़ाने के लिए, रफनेस ज्यादा रखते हैं, है ना। लेकिन अगर बारिश का मौसम होता है बच्चों, तो तुम ना कार को इवन और ज्यादा स्लो करते, देखते हो ट्रैफिक जाम लग जाता है, सारी कार और धीरे धीरे चलती है, टर्न पे तो और धीरे चलना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, बारिश के मौसम में टर्न लेना और भी मुश्किल होता है, कोई बता सकता है? वाटर की वजह फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है, यार तुम लोग तो कम हो बहुत जाता है। ब्रिलियंट हो। फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है, म्यू कम हो जाता है पानी के कारण। गुड, विधि ने भी बताया और भी बच्चों ने। अब मान लो हाईवे है, तो फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है ना, बारिश में कुछ हो जाता है, अपना नेचर ही बदल देता है, कम हो जाता है। तो क्या करते हैं कि रोड को, चूंकि फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, तो मुझे किसी और का भी हेल्प चाहिए, या आई होप कि लिख ली होगी। तो रोड को बैंक कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग का मतलब समझाता हूं, ये जैसे फ्लैट रोड था जो नॉर्मल है, इस रोड को क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा ऐसे, और तुम देखना जहां पे टर्न होता है ना, वो ऐसे हो जाता है। मैं समझा रहा हूं, लेट्स दिस इज टर्न, तो तुम देखोगे इनसाइड जो एरिया होता है ना, ऐसे जिधर टर्न है उधर थोड़ा स्लो रहेगा और इधर ऊपर रहेगा, ये एंगल थीटा है। ऐसे से ऐसे उठा दिया, ये एंगल थीटा, मतलब कार इज एट दिस पोजीशन, ऐसा। पता है मैं बचपन में क्या सोचता था कि रोड को ऐसे क्यों करता है? मैं तो सोचता था कि बारिश हो और बारिश का पानी इधर निकल जाए। तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, तुम लोग तो ऐसा नहीं सोचते होगे कि रोड ऐसे रहता है, पानी बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सार्थक ने मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, चलो अब तो आता है। तो बच्चों इसको इसलिए करते हैं ऐसा, क्योंकि उस केस में इसका नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। देखना नॉर्मल कैसे लगेगा, पहले नॉर्मल किधर लग रहा था, वर्टिकल mg को बैलेंस करने के लिए,
रोड हॉरिजॉन्टल था, अब नॉर्मल कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। अगर हमने इस प्लेन को थीटा एंगल से टर्न किया तो नॉर्मल भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे टर्न लेगा। सो नॉर्मल का दो कंपोनेंट बच्चों, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट हो जाएगा ये एंगल थीटा एन कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एन साइन थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है। एन अभी इधर है, अब इस प्लेन को क्या किया मैंने? थीटा टर्न किया, देखो ये पेन भी कितना एंगल घूम रहा है? थीटा, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। समझा पाया क्या? विधि बताई, समझ में? Yes, sir. अब बात, अब बताओ एन का एक कंपोनेंट आ गया, अब तुम फ्रिक्शन को कहोगे कोई बात नहीं, तुम मुझे हेल्प करो ना करो, नॉर्मल रिएक्शन है हेल्प करने के लिए। सो एन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा विच विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये थीटा को बोलते हैं इतने एंगल से रोड को बैंक किया है ना? अगर तुम कहोगे फ्रिक्शन को यार फ्रिक्शन मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, तू नहीं भी लगेगा तो भी हम टर्न ले लेंगे, मतलब फ्रिक्शन लेस भी हो गया, एकदम बारिश बहुत तेज भी हो गई, फ्रिक्शन जीरो भी हो गया, गाड़ी का टायर तुमने 10 साल चला लिया एकदम स्मूथ हो गया घिस घिस के, कुछ लोग होते हैं ऐसे कंजूस 10 साल बाद भी टायर चेंज नहीं करते, तो भी यहाँ पे वो टर्न ले लेंगे, फ्रिक्शन जीरो भी है तो किस स्पीड से टर्न ले सकते हैं? मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, व्हाट शुड बी द स्पीड, वी डोंट नीड द फ्रिक्शन, तो कहोगे कि सर नॉर्मल ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, तो लिखोगे n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर दोगे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाय rg, और v इज इक्वल टू हो गया rg tan थीटा का रूट। मतलब अगर तुम इस स्पीड से टर्न लेते हो तो नॉर्मल सफिशिएंट है टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की हेल्प की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, और इस स्पीड को बोलते हैं बच्चों कि द रोड इज banked for this speed। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the road is banked for this speed, that means if you take turn with this speed there is no requirement of friction force, friction जीरो लगेगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट अनिकेत? Yes, sir. Yes, sir. Clear. रोड इज banked for this speed का मतलब क्लियर है, बट तुम लोग तो नया खून वाले हो, तुम्हें तो क्या ये छोटे छोटे धीरे धीरे चलेंगे, तुम तो थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलोगे, तुम तो कहोगे सर हमें तो ये बताओ कि हम मैक्सिमम से कितना से ले सकते हैं टर्न, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूं, और मैंने समझाया था, मैंने एक सवाल लिया था इसी दिन के लिए कि मैंने एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे घुमाया था और कहा था कि मैक्सिमम कितना से रोटेट कर सकते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट, और मैं रोटेटिंग फ्रेम में डिस्कस करता हूं, रोटेटिंग फ्रेम में कि इस पे मैं फोर्स लगा देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर m v स्क्वायर बाई r का, किधर? हॉरिजॉन्टली अवे, n इधर और mg इधर। जैसे जैसे तुम ज्यादा स्पीड करोगे बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा,
तो ये ज्यादा लगेगा तो इसको क्या चाहेगा कि इधर आ जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें हेल्प करने के लिए आ जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स तुम लोगों ने बताया था कि सर इधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन। जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे v, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा, और फ्रिक्शन और नॉर्मल मिल करके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस डायरेक्शन के लिए लिखोगे, इस डायरेक्शन का भी इक्वेशंस लिखने आता है। तो फॉर मैक्सिमम v, f जो हो जाएगा म्यू एन हो जाएगा, और मैं इक्वेशंस फिर से लिख देता हूं, ऑलरेडी मैंने लिखा है n sin थीटा और ये एंगल थीटा प्लस f cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और दूसरा n cos थीटा माइनस f sin थीटा दैट इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा sin थीटा प्लस f को म्यू एन लिख लोगे मैक्सिमम के लिए, म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा दैट इज इक्वल टू v max का स्क्वायर अपॉन rg। क्या इसमें किसी को तकलीफ है क्या? ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बोला था कि मैं थोड़ा फास्ट भागूंगा, यहाँ पे भाग सकता हूं। चेतना, ये आ गया मैक्सिमम स्पीड। कहोगे सर अगर मैं इससे भी ज्यादा स्पीड से चला तो, ये जो है ना मैक्सिमम, इससे भी ज्यादा स्पीड से चले तो बच्चों तुम क्या होगा कि ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो इधर आ जाओगे, इधर, और तुम ना रोड के इस साइड में पड़े हुए मिलोगे। नहीं करना ऐसा। कभी ट्रक वाले जो होते हैं ना रात में कुछ चढ़ा के चलते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो तुम देखोगे ट्रक वाले किधर पड़े रहते हैं, रोड के इधर नहीं, इधर पड़े रहते हैं पलटी खाए हुए, क्योंकि इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से टर्न लेते हैं वो। आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं बच्चों कि द ट्रक जो है वो स्किड कर गया, रोड के इस साइड, आउटर साइड में चले जाओगे। इसको बोलते हैं स्किडिंग। और मान लो कहोगे सर कि थोड़ा बैंकिंग ना किसी ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा बैंकिंग करोगे भी उतना ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा दिया। कोई नया इंजीनियर है, थोड़ा वो में आ गया, रोड को एकदम ऐसे खड़ा कर दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड तक ले चलेंगे। उसमें ये नहीं पता चला कि कुछ बूढ़े लोग भी गाड़ी चलाते हैं, है ना। तो जो एजेड लोग होते हैं बड़ा धीरे धीरे टर्न लेते हैं। अब धीरे धीरे टर्न ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, इतना कम हो गया, स्पीड इतना कम हो गया, ये कम है, तो क्या होगा, इनका टेंडेंसी होगा स्लाइड करने का नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जब स्पीड कम कर दोगे इस स्पीड से, tan थीटा बढ़ा इस स्पीड से अगर कम से टर्न लोगे, if you take turn less than this speed, then friction force जो है ऊपर लगेगा, और टर्न तो ले पाएंगे, फ्रिक्शन सपोर्ट कर दिया, लेकिन गलती से बारिश हो गया और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गया, और द अंकल जी का जो टायर था वो भी घिसा हुआ था, म्यू बहुत कम था, तो क्या होगा बच्चों, ये स्लिप कर जाएगा। इसको बोलते हैं स्लिप कर गया, ये इधर चले जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, इतना कम नहीं होता है, थोड़ा स्पीड चलते हैं, लेकिन केस हो सकता है। तो एक मिनिमम स्पीड भी हो सकता है, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स इधर मैक्सिमम लगाएंगे, बट प्रैक्टिकली उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं रखता है।
तो एचसी वर्मा में मिनिमम स्पीड का भी डेरिवेशन होगा। मिनिमम में क्या करोगे, इधर लगा दोगे एंड यू कैन सॉल्व दिस। यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस। बैंकिंग ऑफ रोड में हम जो वी मैक्स निकाले, अगर उससे कम स्पीड से चल रहा है कार, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन ने होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना होगा। सो जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था एफ इक्वल टू म्यू एन नहीं लिखना है। ओके, कर लोगे, फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया। बताओ कोई दिक्कत अब तक में सर्कुलर मोशंस के थ्योरी में? क्लियर है सर्कुलर मोशंस पे सवाल जो बनेंगे, और अच्छे सवाल जब हम वर्क एनर्जी पावर अभी पढ़ेंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशंस पे फिर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है।